ये मेरी पेंटिंग जो है, इसकी जो टाइटल है वो है जल एक बूंद का अंतर। एक बाहरी दुनिया को दिखाया है जहाँ पे जल संपन्न जीवन लोग जी रहे हैं। वहाँ पे पशु पक्षी हैं, जलीय जीव हैं, पेड़ पौधे हैं। 23 सालों से अपने जीवन को मैंने समर्पित किया है टिकुली कला के लिए। और उस दौरान मुझे 2013 में मुझे स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, 2018 में मुझे सिल्वर मेडल से नवाजा गया और 2023 में बिहार कला पुरस्कार से मुझे नवाजा गया। टिकुली जो है, ये जो कला इसकी खासियत क्या है, किस तरह से बनाई जाती है? इतिहास में जब टिकुली बनाई जाती थी जो कि श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल होती थी, उस बिंदी को बनाने में काफ़ी प्रोसेस लगता था। पहले मेल आर्टिस्ट जो होते थे, कारीगर होते थे, उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते थे, पिघलाते थे और उसे बलून नुमा फुला करके अलग साइज एंड शेप्स में कट करते थे। एक ऐसी कला जो कभी बिहार की गलियों में बिखरी पड़ी थी, टिकुली पेंटिंग। पटना की वो नाजुक और बारीक कला जो कभी कांच के टुकड़ों पर सोने चांदी के रंगों से सजाई जाती थी। मुगल काल से चली आई इस कला को वक्त ने लगभग भुला ही दिया था, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें एक जुनून होता है कि इसे मरने नहीं देंगे। जो हुनर को पहचानता है, जमाना एक दिन उसे जरूर पहचानता है। और आज हमारे बीच में है पटना बिहार के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने टिकुली पेंटिंग को नई जिंदगी दी, जिनके हाथों का हुनर जो है वो बिहार सरकार तक पहुंचा। स्टेट अवार्ड जो है उससे उन्हें नवाजा गया। और वीर भारत पॉडकास्ट में दिल से हम स्वागत करेंगे संतोष कुमार जी का। तो आज का एपिसोड आप जरूर देखें, क्योंकि आप जानेंगे कि एक आर्ट, एक इंसान जो है किस तरह से अपने दम पर उसे बचाता है। और संतोष जी की कहानी हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना जो कहता है कि पुरानी चीज़ें अब कहाँ चलती हैं, लेकिन ये जड़ों से जुड़ी होती हैं साहब। तो संतोष कुमार जी जो हैं, इनकी कहानी हम आज के पॉडकास्ट में सुनेंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं वीर भारत पॉडकास्ट में संतोष कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए कि आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा भारत भवन का, जिन्होंने मुझे ये इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा बिल्कुल, मुझे ये जानना है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। ये जो पेंटिंग है टिकुली आर्ट, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपकी जर्नी जो है वो हमें जानना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं बचपन से ही आर्ट करता हूँ और ये गॉड गिफ्टेड है। मेरे को मैं बचपन से शौक़ है आर्ट पेंटिंग करने का। और जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे लगा कि मुझे और भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट था और मैं फ़ाइन आर्ट कर रहा था। तो मुझे पता चला उपेंद्र महारते शिल्प अनुसंधान संस्थान के बारे में, जो कि पटना में ही है और वो लगभग मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मुझे किसी के माध्यम से वो चीज़ें पता चली, मैं वहाँ विज़िट करने गया, क्योंकि वो ऐसी संस्था है जहाँ पे बिहार के लगभग 18 कलाओं की विधा वहाँ सिखाई जाती थी। तो वहाँ पे लगभग कलाओं को मैं पहले से जानता था और टिकुली कला को मेरे लिए जो था वो नया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस आर्ट को किया जाए। और वो आर्ट जो है मेरे क्षेत्र से बिलोंग करती थी, वो मेरे क्षेत्र से ही जुड़ी हुई कला थी और मुझे अब तक पता नहीं थी। मुझे लगा नहीं, मुझे इसे सीखना चाहिए और इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो टिकुली जो शब्द है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा ही प्यारा सा लाड़ प्यार का रखा हुआ नाम है। टिकुली का मतलब क्या होता है और ये जो कला है ये बिहार के किस जगह से प्रॉपर है? एक्चुअली टिकुली की बात मैं करूं तो महिलाओं के श्रृंगार में इस्तेमाल होने वाली ये खास वस्तु, जिसे महिलाएं अपने माथे पे श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करती है, उसे टिकुली बोलते हैं। बहुत जगहों पे इसे बिंदी भी बोलते हैं। दोनों में बस फ़र्क इतना है कि टिकुली थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है और बिंदी छोटी होती है। तो इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो मॉडर्न मुगल पीरियड में रानियाँ लोग जो बिंदी लगाती थी वो कांच के प्लेट्स के ऊपर ओरिजिनल गोल्ड एंड डायमंड से कारीगर लोग उस पर डिज़ाइन करते थे। डिज़ाइन फ्लोरल होते थे, ज्योमेट्रिकल होते थे, लाइंस एंड डॉट से डिज़ाइन करते थे और कुछ मोटिव्स होते थे। इस तरह से वो लोग कारीगर लोग डिज़ाइन बनाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो बहुत सारी चीज़ों का मशीनीकरण हुआ, जिसमें टिकुली बनाने की जो विधा थी उसकी भी मशीनीकरण हुई। कलाकार वहाँ से पलायन कर गए
धीरे धीरे ये कला लुप्त हो गई। उसको रिवाइव करने के लिए इसे एक आर्ट फॉर्म में डेवलप किया गया, जो कि टिकुली कला के नाम से आज हम इसको जानते हैं और करते हैं। ओके, तो टिकुली जो है, ये जो कला इसकी खासियत क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, क्या स्टोरी होती है, तो इसके बारे में बताइए। जैसा कि मैं बताऊं, इतिहास में जब टिकुली बनाई जाती थी, जो कि श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल होती थी, उस बिंदी को बनाने में काफ़ी प्रोसेस लगता था। पहले मेल आर्टिस्ट जो होते थे, कारीगर होते थे, उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते थे, पिघलाते थे और उसे बलून नुमा फुला करके अलग साइज एंड शेप्स में कट करते थे। उसके बाद उस चीज़ को, उस पीसेस को महिलाओं के पास भेज दिया जाता था। महिलाएं क्या करती थी, उस पर गोल्ड और सिल्वर फॉइल को चढ़ा करके बांस की पतली नुकीली कलम से उसको खुरेच कर डिज़ाइन बनाते थे। उसके बाद उसको गोंद लगा करके उसको चिपकाने योग्य बनाया जाता था, जो कि रानियां और प्रतिष्ठित महिला उस समय की उसे श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल करती थी। उसी तरह से कई चरणों से होकर के गुजरती हुई टिकुली कला जो है, हार्ड बोर्ड यानी एमडीएफ बोर्ड के ऊपर एनामल पेंट के लगभग 3 से 4 कोट के प्रोसेस को गुजरते हुए उसके बाद उसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता था। वो भी क्या होता था, एनामल पेंट से ही डिज़ाइन बनती थी, यानी टोटल प्रोसेस जो है, कंप्लीट प्रक्रिया जो है इसकी, वो एनामल पेंट से किया जाता है। अच्छा, टिकुली पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मशीनीकरण हो जाने से अब तो और भी ज़्यादा एआई आ चुका है और लोग कई बार चोरी भी कर लेते हैं, आपकी कलाएं चोरी हो रही हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से आप उन चैलेंजेस जो है उनको कवर करते हैं या उनको पार करते हुए अपनी इस कला को जिंदा रखते हैं? एक्चुअली एआई की जहाँ तक आपने बात की, मुझे लगता है एआई मतलब एआई हमारे कला को बीट कभी नहीं कर सकती है, मैंने अनुभव किया है। दूसरी चीज़ ये है, चैलेंजेस की बात कही आपने, तो हाँ बिल्कुल चीज़ें हमारी जो बनती है वो लोगों तक तो पहुंचती ही है। बहुत सारे लोग कॉपीराइट भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं इस चीज़ को, तो खैर ये तो एक अलग सी बात हो गई। चैलेंजेस है, जैसे ये जो आर्ट हम लोग करते हैं ये एनामल पेंट से करते हैं, और इसकी जो चैलेंजेस है वो बेस बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक चैलेंज के रूप में हम लोग लेते हैं, क्योंकि उसे तैयार करने में ही 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वैसे और भी कला को मैं देखता हूँ कि पेपर पे बनाते हैं या कपड़े पे बनाते हैं या कैनवास पे बनाते हैं, बट इन ट्रेडिशनल हम जो बनाते हैं टिकुली आर्ट, वो एमडीएफ बोर्ड के ऊपर बनाते हैं, जो कि एनामल पेंट से बनाते हैं। तो एनामल पेंट का बेस तैयार करने में हमें 15 to 20 डेज लगते हैं। वो कभी कभी वेदर पे भी डिपेंड करता है, अगर विंटर है तो और ज़्यादा टाइम लगता है और समर है तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो ये जो एनामल पेंट जो है, इसकी आप बात कर रहे हैं, तो एनामल पेंट किस तरह से बनाया जाता है, ये कैसे बनता है? ये एक्चुअली रेडीमेड पेंट आता है, जैसा कि एक्रिलिक आता है, हम लोग यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, उसी तरह इसको खरीद के डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग एशियन पेंट यूज़ करते हैं। एनामल पेंट की मैं बात करूँ तो जैसे दरवाजे पे यूज़ करने वाली जो पेंट होती है, उस पेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, और ये ग्लॉसी होता है, हमारी पेंटिंग बनने के बाद शाइन करती है और चमक रहती है इसमें। बिल्कुल। और अभी जब आप सदा नीरा आयोजन में आए तो आपने एक पेंटिंग बनाई है, ये एक साधारण व्यक्ति जो है वो देख रहा है तो लग रहा है कि हाँ कुछ पानी टाइप का तो मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ प्रकृति दिखाई दे रही है, पर इसको आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि ये जो टिकुली पेंटिंग है वो किस पर बेस है, और सदा नीरा जो कि जल संरक्षण पर ही बात कर रहा है, तो ये पेंटिंग उसे कैसे मेल खाती है? बिल्कुल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। तो ये जो पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग में हमने ये मेरी पेंटिंग जो है, इसकी जो टाइटल है वो है जल एक बूंद का अंतर। तो मैं दिखाने की मैंने कोशिश की है कि इसमें 2 लाइफ मैंने दिखाया है। एक लाइफ ऐसा है जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कतें हैं, बहुत किल्लत है, पानी के बिना कैसा जीवन है उसको दिखाने का कोशिश किया एक घड़े के अंदर, ठीक है। क्योंकि घड़ा हमारा क्या है, वो पानी का ही एक पात्र है। उस पात्र को हमने एक दुनिया के रूप में दिखाया है, जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो पानी के बिना अधूरा मानते हैं अपने जीवन को, और एक बाहरी दुनिया को हमने दिखाया है। एक बाहरी दुनिया को दिखाया है जहाँ पे जल संपन्न जीवन लोग जी रहे हैं, वहाँ पे पशु पक्षी हैं, जलीय जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो दुनिया हमने दिखाया है। कितना खुशहाल है वो दुनिया मैंने दिखाया है।
और यहाँ पे अम्ब्रेला मैंने दिखाया है जो कि उल्टा है, वो जल संरक्षण के लिए है और सेविंग वाटर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे हम पानी को बचाते हैं। और इसमें से एक बूंद जो घड़ा के अंदर जा रहा है, उसको बूंद को मैंने एक लाइफ के रूप में दिखाया है, जो जीवन के जैसे ये अभी जो भ्रूण है जो अभी जन्म नहीं लिया है, लेकिन इसको भी एक जीवन मिलने वाला है, उसको एक जीवन के रूप में दिखाया है, जो कि ये एक दुनिया है जहाँ पे पानी की किल्लत है, वहाँ पे ये बूंद जाएगा और इनकी भी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। तो ये हमारा थॉट है, जिस थॉट से हमने इस पेंटिंग को तैयार किया है। ब्यूटीफुल थॉट, मतलब एक बूंद आप देख रहे हैं इस पेंटिंग में, हमारे लिए जल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक बूंद आएगी तो जो है जीवन बन जाएगा। वो जीवन को आपने जो जिस तरह से बताया, पूरी पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने समझाई है। अच्छा, ये सारी चीजें इतनी प्यारी आपने बनाई, तो आपको स्टेट अवार्ड भी दिया गया है, वो पल कैसा रहा और पेरेंट्स ने उनका क्या रिएक्शन था, घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कलाकार को तब समझा जाता है जब वो घर पर पैसे लाए या फिर अवार्ड्स लाए। तो क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली मैं इस आर्ट से लगभग 23 सालों से जुड़ा हूँ और 23 सालों से अपने जीवन को मैंने समर्पित किया है टिकुली कला के लिए। और उस दौरान मुझे 2013 में मुझे स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। और उस के बाद जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, तो हमारी तो एक अलग, हमारी खुशी का एक वो मैं पल शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत खुशी मिलती है जब कलाकार को या किसी भी काम को करने वाले लोगों को रिवार्ड मिलता है। तो रिवार्ड के तौर पे बिहार सरकार ने हमें स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया और फैमिली में सारे लोग ऑफ कोर्स बहुत खुश थे। और उसके बाद और भी कई अवार्ड मिले स्किल इंडिया की तरफ से। 2018 में मुझे सिल्वर मेडल से नवाजा गया और 2023 में बिहार कला पुरस्कार से मुझे नवाजा गया, जो कि बिहार ललित कला अकादमी की तरफ से वो अवार्ड दी जाती है। सीता देवी सम्मान से मुझे नवाजा गया। और भी बहुत सारे छोटे मोटे अवार्ड्स हैं हमारे इस जर्नी में, जो कि जिससे हमें सम्मानित किया गया। चलिए, मैं यही प्रे करूंगी अवार्ड्स के साथ साथ पैसे भी कलाकार को अच्छे मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि अभी भी जो कलाएं हैं उसको उस तरह से जो है पैसे नहीं मिलते हैं या उस तरह से समझा नहीं जाता है। तो अगर इस तरह की फीलिंग है तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ऐसी सिचुएशन है कि कलाकार जो है उसको अभी भी अपने आप को साबित करना पड़ रहा है और अपनी कला को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह के चैलेंजेस हम लोग को फेस करने होते हैं। कुछ स्टेट आर्ट को बहुत अच्छा समझते हैं, उसको मतलब दिल से उसे चाहते हैं, वो आर्ट को बहुत लगाव करते हैं। बहुत सारे स्टेट में आर्ट का उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो समझ भी नहीं है, जिस वजह से वहाँ थोड़ी चैलेंजेस बढ़ जाती है। बट हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है। आने वाले दौर में मुझे लगता है प्लेटफॉर्म अगर आर्टिस्ट को इस तरह से मिले, तो मुझे लगता है आर्ट एंड आर्टिस्ट जीवित भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो मैं एमपी गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूं और भारत भवन के सारे टीम को धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। बिल्कुल, और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो हमेशा कलाकार को बहुत सराहता है। और ऐसे में सदा नीरा जैसा एक आयोजन किया जिसमें जल संरक्षण की तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अटैच कर दिया साहित्य को, कला को। बिल्कुल। और वो कला के माध्यम से जिस तरह से आप लोग पेंटिंग बना रहे हैं, वो तो मतलब स्पीचलेस है। इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, इतने अच्छे अच्छे स्टेट से कलाकार आ रहे हैं। सदा नीरा जैसे आयोजन जो है, इसको लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा भोपाल का आना, ये सेकंड टाइम मैं भोपाल विजिट कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं मानव संग्रहालय में आया था, वहाँ भी हमारी वर्कशॉप थी जो सीता वैदेही के ऊपर वहाँ एग्जीबिशंस लगा था। ये सेकंड टाइम मैं भारत भवन में आ रहा हूँ। पिछले बार घूमने आया था, इस बार मैं यहाँ पार्टिसिपेट किया हूँ भारत भवन के जो सदा नीरा जो कार्यक्रम है उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पिछले ही साल मैं भोपाल आया था और ये 26 में भी भोपाल मेरा आना हुआ। तो मेरा आना सफल हुआ क्योंकि दर्शकों को और बाकी लोगों को भी मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। तो कलाकार को ऐसे काम करने का मौका मिले और ऐसे अच्छी जगहों पे रहने का मौका मिले, तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। और संतोष जी, जो आज का युवा जो है, जो फोकस नहीं है, कई बार ऐसा लगता है, कुछ युवाओं की मैं बात कर रही हूँ कि कुछ तो अमेजिंग है, बट कुछ युवा जो है वो सोचते हैं अरे चित्रकारी कौन करे, हमें चित्रकार नहीं बनना है, हम तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे या हम कुछ और करेंगे।
फिर वो सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं। इस तरह के भटके हुए जो नौजवान हैं, उनको क्या कहेंगे? क्या पेंटिंग जो है वो फोकस करने में मदद करती है? क्या डिप्रेशन में आजकल युवा है उनको डिप्रेशन मिटाने में मदद करती है? तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे? डेफिनेटली किसी भी आर्ट फॉर्म की मैं बात करूं, चाहे वो डांस हो, संगीत हो या फिर आपका आर्ट हो, किसी भी आर्ट फॉर्म में जब आदमी या वो सुनता है या वो गाता है या वो नृत्य करता है, तो डिप्रेशन कोसों दूर उससे होती है। तो मुझे तो मेरा मैसेज है युवाओं के लिए कि आप कोई भी मतलब किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो, आप किसी एक कला को रख सकते हैं अपने चॉइस के रूप में, अपने पैशन के रूप में, और उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। डिप्रेशन कभी नहीं आएगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है इतनी खूबसूरत आपने टिकुली पेंटिंग जो है, इसको आप बना भी रहे हैं और इसको अच्छे से आपकी जड़ों से इसको मजबूती से पकड़े हुए हैं, और युवा ये देखकर ज़रूर प्रेरित होगा। और यहाँ आज वीर भारत पॉडकास्ट में आप आए, टिकुली पेंटिंग जो कि बिहार की पेंटिंग है, इसके बारे में जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष जी। धन्यवाद आप सभी का भी, अब सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखें और जानें टिकुली आर्ट के बारे में। थैंक यू। धन्यवाद।